वेलकम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा कर रहा हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पृथ्वी और हमारा जीवन का जो है ये दूसरा चैप्टर, पृथ्वी के स्थल रूप। ठीक है बच्चों, पृथ्वी के स्थल रूप आज हमें करना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, आपके किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, आपके स्वयं के परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से इसे हमें समझना है बच्चों। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग पृथ्वी के स्थल रूप। आइए देखें। देखिए, पृथ्वी के स्थल रूप क्या होता है बच्चों? तो स्थल रूप का मतलब पृथ्वी पर जो कुछ भी हम देखते हैं, अर्थात हम क्या देखते हैं भाई हमारे धरातल पे, तो धरातल पर देखते हैं पहाड़, नदियाँ, समुद्र, पठार, मैदान, तो यही सब क्या है? स्थलाकृतियाँ हैं। इन्हीं को बच्चों हम स्थलाकृतियाँ कहते हैं और इन्हीं स्थलाकृतियों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं थोड़ा क्या क्या स्थल रूप देखते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। ये देखिए, तो थोड़ा हम इसको जूम करते हैं। ये देखिए इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो आप कहेंगे कि ये पर्वत श्रृंखला है, मैदान है, यहाँ पे देखिए पहाड़ है, छोटी पहाड़ियाँ हैं, बड़ी पहाड़ियाँ हैं, प्राय द्वीप है, महासागर हैं। तो बच्चों यही क्या है? पृथ्वी के स्थल रूप हैं। इन्हीं को हम पृथ्वी के स्थल रूप कहेंगे। कैसे इनका निर्माण होता है, क्या बनते हैं, कैसे होता है, ये सारी बातें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, तो ये आपका पठार है, अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे हम। ये देखिए आपका हिमालय है, और ये देखिए नर्मदा घाटी है, इसको थोड़ा हम बाद में देखेंगे, पहले समझा लें आपको। ये देखिए ज्वालामुखी क्रियाएं कैसे होती हैं, तो ये सब कुछ इस वीडियो में हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, बहुत आनंद आने वाला है आपको इस वीडियो में। चलिए अब थोड़ा हम शुरू करते हैं। ये देखिए, हम कह सकते हैं बच्चों कि पृथ्वी के धरातल पर, अब समझ गए होंगे आप, पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं। अभी आपने देखा विभिन्न प्रकार की आकृतियां, क्या क्या देखा विभिन्न प्रकार की आकृतियों में बच्चों? तो सागर, महासागर, पर्वत, पठार, छोटी पहाड़ियां, बड़ी पहाड़ियां, मैदान, ये सब हम लोगों ने देखा। तो पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चों, और धरातल पर उच्चावच के आधार पर एक शब्द आया है यहाँ पे, देखिए उच्चावच। तो उच्चावच क्या होता है बच्चों? तो कहते हैं उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर। उच्चावच का मतलब क्या होता है? देखिए ये एक शब्द आया हुआ है उच्चावच। तो उच्चावच का मतलब है धरातल पर ऊंची नीची जमीन। हर जगह आप पूरा समतल नहीं देखेंगे, कहीं पे बहुत ऊंचाई देखेंगे, कहीं बहुत नीचा देखेंगे जमीन। तो यही जो ऊंची नीची जमीन है, इसी को हम उच्चावच कहेंगे। ठीक है बच्चों, यही क्या है? उच्चावच। तो कह सकते हैं कि धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों आपके लिए, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 श्रेणियां हैं ये देखें। देखिए ये 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में हम रखते हैं महाद्वीप एवं महासागर। याद कर लीजिए, नोट भी करते चलें आप मेरे साथ। जब भी बैठा करें कॉपी पेन लेके बैठा करें बच्चों, साथ में नोट करते चलें। ऐसा नहीं है केवल जो लास्ट में आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर दिया गया है केवल उसी को हम याद कर लें, ऐसा नहीं है। सारी बातों को आपको समझना है, क्योंकि आपको हम बच्चों तैयार कर रहे हैं आगे कंपटीशन के लिए, है ना। तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हम। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं? तो महाद्वीप एवं महासागर। ठीक है बच्चों, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन है? पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान को हम द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। और बच्चों तृतीय श्रेणी में हम रखते हैं टीले, नदी, घाटी और डेल्टा। टीले, नदी, घाटी और डेल्टा फिर से एक बार देखें। तो प्रथम श्रेणी में महाद्वीप एवं महासागर, द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार और मैदान, और तृतीय श्रेणी में बच्चों टीले, नदी, घाटी और डेल्टा। एक एक को हम सब पढ़ेंगे अच्छे से। अब आइए देखते हैं आगे हम।
तो किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में, किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों। शैल क्या होते हैं इसके पहले वीडियो हमने आपको बताया है, सभी शैलों के बारे में हम पढ़े हैं, याद होगा आपको। हाँ, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल, ये हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा है, और जो बच्चे न देखे हों पहला वाला वीडियो उसको देख लेंगे। तो कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये शैल पृथ्वी के नीचे, ये जो चट्टानों के रूप में मिट्टी भी एक प्रकार की शैल है, मैंने आपको बताया था, तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे बच्चों? तो मजबूत शैलों से पर्वत, पहाड़ी और पठारों का निर्माण होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको नोट करिए कि मजबूत शैलों से किसका किसका निर्माण होता है बच्चों? तो हम कह सकते हैं मजबूत शैल जो होते हैं, तो मजबूत शैलों से पर्वत, पहाड़ी और पठारों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना याद रखिएगा। जबकि कमजोर शैलों से, देखिए कमजोर शैलों से किसका किसका, तो कह सकते हैं कि कमजोर शैलों से या कमजोर चट्टानों से मैदान, टीले एवं छोटी पहाड़ियों का निर्माण होता है। मैदान, टीले और छोटी पहाड़ियों का निर्माण होता है, इस बात को याद रखिएगा। और हम कहें कि निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के मुख्य 3 रूप होते हैं। कौन कौन बच्चों? पर्वत, पठार और मैदान। यहाँ पे कट गया है, आप थोड़ा सा इसको जो है सही कर लीजिएगा अपनी कॉपी में नोट करते समय, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो पर्वत, पठार एवं जो छूट गया है यहाँ पे मैदान कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या कर लिख लेंगे? पर्वत, पठार एवं मैदान। इन्हें द्वितीय श्रेणी के उच्चावच भी कहते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार एवं मैदान आते हैं। ठीक है, तो निर्माण के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 भागों में बांटते हैं, पर्वत, पठार एवं मैदान, और पर्वत, पठार, मैदान को हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के रूप में रखते हैं। इतनी बातें समझ गए होंगे आप लोग बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे हम बात करें अब पर्वत, एक एक को हम ध्यान से समझेंगे। अब पर्वत, फिर पठार, फिर मैदान। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। पर्वत, पठार एवं मैदान। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वत। पर्वत क्या होता है? सभी लोग पर्वत देखे होंगे। तो सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत, जहां पे हम रहते हैं उससे थोड़ा ऊंचा जब कोई स्थलाकृति होती है बच्चों, तो सही तो हम पर्वत कहेंगे, है ना। ऐसी प्राकृतिक आकृतियां जो हमारे आसपास के धरातल से ऊंचा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। और थोड़ा नीचा हो तो उसे हम पहाड़ी कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तो सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत और उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 3 प्रकार के पर्वत कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं एक एक को। तो 3 प्रकार के कौन कौन से? पहला जो होता है बच्चों, वलित या मोड़दार पर्वत। वलित या मोड़दार पर्वत, इसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं बच्चों, है ना। वलित या मोड़दार पर्वत, या इसी को हम कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। ठीक है बच्चों, देखिए फोल्डेड माउंटेन क्या होता है? तो हम कहें कि जब चट्टानों में देखिए, जब चट्टानों में ये देखिए थोड़ा सा ऊपर इसको हम करते हैं, तो कह सकते हैं कि जब चट्टानों में दरार पड़ जाए बच्चों, चट्टानें कह सकते हैं जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे अपने से जोड़ लीजिएगा, आंतरिक शक्तियों के कारण। देखिए यहाँ से, तो जब चट्टानों में पृथ्वी की, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, आंतरिक शक्तियों के कारण। अब आंतरिक शक्तियाँ क्या होती हैं बच्चों? तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ जैसे ताप, दाब, पृथ्वी के नीचे सब होता है, तमाम प्रकार की क्रियाएं पृथ्वी के अंदर भी होती हैं जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन जब उनका जो है प्रभाव धरातल पे पड़ता है तब हमें दिखाई देता है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब तो अंदर की ही क्रियाएं हैं, ये सब होती रहती हैं। तो यही कहा जा रहा है बच्चों कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों में क्या होता है बच्चों? मोड़ या वलन पड़ जाता है। ध्यान रखिए, वलन क्या है बच्चों? वही मोड़ या वलन।
तो मूल या वलन एक ही बात है। तो मूल या वलन पड़ जाता है तो इन पर निर्मित होने वाले पर्वतों को मूलधार या वलित पर्वत कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, ताप दाब के कारण, है ना, चट्टानों में मूल या वलन पड़ जाता है तो इन पर निर्मित होने वाले शैलों पर्वतों को बच्चों हम क्या कहेंगे? मूलधार या वलित पर्वत कहेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आज के वर्तमान युग में जितने भी बड़े पर्वत हों, चाहे रॉकी हो, एंडीज हो, हिमालय हो, आल्पस हो, एटलस हो, ये सारे के सारे पर्वत बच्चों कैसे हैं? वलित ही हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है बच्चों, हमारा हिमालय कैसा है बच्चों? तो कहेंगे वलित पर्वत है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, एल्ब्रूज, ये सारे के सारे पर्वत आज के दौर में जितने भी बड़े पर्वत हैं विश्व के, सब क्या है बच्चों? तो कहेंगे वलित पर्वत के उदाहरण है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हाँ यहाँ पे है बच्चों, देखिए तो वलित पर्वत कहते हैं वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जैसे देखें बच्चों, वलित पर्वत के उदाहरण है, जैसे देखें कौन कौन से? जैसे हिमालय। हिमालय कहाँ है? एशिया में है। हिमालय कहाँ है बच्चों? एशिया में है। हाँ, अब देख ही रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर हिमालय, भी मैप में हम सब दिखाएंगे आपको बाद में। तो हिमालय कैसा पर्वत है बच्चों? तो कहेंगे वलित पर्वत का उदाहरण है, एशिया में है। एल्ब्रूज, ये भी कहेंगे वलित पर्वत है, एशिया यूरोप की सीमा पर स्थित है। ये बच्चों कहाँ स्थित है? एशिया यूरोप के सीमा पर स्थित है। आल्पस पर्वत कहें तो आल्पस पर्वत भी कैसा है? वलित पर्वत है। कहाँ पे पाया जाता है? यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है बच्चों। एटलस पर्वत की बात करें तो यह भी वलित पर्वत है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है एटलस पर्वत। इसके बाद देखें तो हम बात करें ड्रेकेंसबर्ग, तो यह भी कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो अफ्रीका में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ड्रेकेंसबर्ग की बात करें तो यह भी अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें रॉकीज की, तो रॉकीज भी वलित पर्वत, सब याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए अच्छे से। रॉकीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, याद रखिएगा। तो रॉकीज किस महाद्वीप में बच्चों? उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद हम बात करें एंडीज की, तो एंडीज भी वलित पर्वत है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है बच्चों। इसके बाद देखिए एक और भी एक बड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पे है बच्चों? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे के सारे पर्वत आपने देखा कि सब कुछ क्या है बच्चों? ये वलित पर्वत, वलित या मोड़दार पर्वत हैं। हिमालय कैसा है? वलित है। एंडीज, रॉकीज, डेकेंसबर्ग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आल्पस, एल्ब्रूज, ये सारे के सारे पर्वत कैसे हैं बच्चों? तो वलित पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पर्वत की ओर। तो देखिए बच्चों, दूसरा पर्वत क्या है? ये व्रांस पर्वत है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज देखिए, वलित पर्वत में यहाँ पे हमने आपको दिखाया था, वलित पर्वत में ये देखिए हिमालय, ये आपका हिमालय है ना, ये हिमालय है। और पूछा जाए कि हिमालय जो है इस प्रकार का पर्वत है, तो ये हिमालय हमारा कैसा है बच्चों? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, यही हिमालय है हमारा और ये हिमालय कैसा है? वलित पर्वत है। कभी भूलना मत इसको आप, इसलिए मैं फिगर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। तो हिमालय कैसा है बच्चों? वलित पर्वत है। अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है बच्चों, दूसरे प्रकार का हमारा जो पर्वत है इसको हम कहते हैं व्रांस पर्वत। दूसरे प्रकार का जो है इसको हम कहेंगे, पहला तो हमने वलित देखा और दूसरे प्रकार के पर्वत में हम देखेंगे बच्चों किस प्रकार का, तो कहेंगे व्रांस पर्वत, या इसी को बोलते हैं बच्चों ब्लॉक माउंटेन। व्रांस पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है बच्चों, देखिए व्रांस पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स। अब देखिए व्रांस पर्वत क्या होता है ना। तो व्रांस क्या कहते हैं बच्चों? दरार। चट्टानों में जब दरार पड़ जाता है बच्चों, चट्टानों में जब दरार पड़ जाता है तो दरार को ही हम व्रांस कहते हैं। दरार को ही हम बच्चों व्रांस कहते हैं। ठीक है, तो दरार तो समझ रहे हैं। तो विशालकाय चट्टानों में दरार या भ्रंश पड़ जाने के कारण, है ना, चट्टानों के ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत बनते हैं। ठीक है बच्चों,
तो चट्टानों में जब दरार पड़ जाते हैं तो इसे हम भ्रंश कहते हैं। तो जब दरार पड़ जाता है तो या तो इस टाइप से ऊंचे उठ जाएंगे पर्वत या तो नीचे आ जाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चट्टानों में दरार पड़ने से या तो पर्वत इस टाइप से ऊंचे हो जाएंगे या तो नीचे हो जाएंगे। तो इन्हीं को ही ऊपर उठने या नीचे धंसने की से बनने वाले पर्वतों को हम क्या कहते हैं बच्चों? भ्रंश पर्वत कहते हैं। और इनके निकट जो घाटी होती है उस घाटी को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी कहते हैं। घाटी का मतलब सकरे रास्ते बच्चों, दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में जो सकरे रास्ते हो गए उन्हीं को हम क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी कहेंगे। और हम बात करें भारत की, तो भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य, एकदम इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से, कभी जो है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको बच्चों। देखिए कह रहे हैं भारत में नर्मदा नदी, कौन सी नदी बच्चों? नर्मदा नदी। कह रहे हैं कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है। एकदम अच्छे से समझिए इसको। नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है बच्चों। और अमरकंटक से निकलने के बाद ये विंध्य और सतपुड़ा के भ्रंश घाटी में बहती है। तो भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। किस किस भ्रंश घाटी में बहती है? किन पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी में बहती है बच्चों? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है ना बच्चों। आइए थोड़ा देखते हैं, आप इसको फिगर के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो है देखिए, ये देखिए बच्चों, ये देखिए, थोड़ा आपको हम दिखाएं, आपको फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे इसको। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये सामने आपकी फिगर जो दिखाई दे रहा है, इसको बड़ा ध्यान से देखिए और समझिए आप, है ना बच्चों। देखिए तो यही बीच में आप देख रहे हैं कि ये नर्मदा नदी है ना बच्चों। ये बीच में जो नदी बह रही है ये है नर्मदा नदी। और ये देखिए, ये बीच में देख रहे हैं ना, ये नर्मदा नदी है, ये बह रही है, ये नर्मदा नदी बह रही है। इधर विंध्य पर्वत और इधर सतपुड़ा पर्वत, है ना बच्चों। विंध्य और सतपुड़ा देख रहे हैं आप। तो दो पर्वतों के बीच के रास्ते में बड़ी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा ये बात, है ना। तो इधर विंध्य इधर सतपुड़ा, दो पर्वत हो गए, बीच में भ्रंश घाटी है। ये बीच में जो देखिए नर्मदा बह रही है, इसी को हम बच्चों भ्रंश घाटी कहेंगे। और ये दोनों पर्वत हो गए, तो पर्वतों के बीच के रास्ते को भ्रंश घाटी कहते हैं। और ये नर्मदा बह रही है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप इसको समझे होंगे। हाँ चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो और देखिए, ये विश्व में जो है और भी बहुत सारे पर्वत हैं जो कि भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। आप इसको ध्यान से समझिए और इसको अपनी कॉपी में नोट भी करिए। और भी प्रमुख भ्रंश पर्वत हैं बच्चों, देखें कौन कौन से। तो कह सकते हैं वासेस। वासेस एक पर्वत है बच्चों जो फ्रांस में है। एक पर्वत है वासेस, कहाँ है ये? फ्रांस में है। ठीक है बच्चों, तो वासेस जो है फ्रांस में है। और देखें ब्लैक फॉरेस्ट, एक पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ये भी कैसे हैं सब? सारे के सारे ये जो है ब्लैक पर्वत हैं बच्चों, भ्रंश पर्वत हैं ये। तो पूछा जाए ब्लैक पर्वत किसका उदाहरण है? कहेंगे ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक पर्वत किसका उदाहरण है बच्चों? ब्लैक पर्वत का उदाहरण या भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है। याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। और एक ऐसा पर्वत है ब्लैक पर्वत है। सियरा नेवादा, एक अगला पर्वत है सियरा नेवादा। ये कहाँ पे बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका में है सियरा नेवादा। और यह भी किस प्रकार का पर्वत है बच्चों? तो इसको भी हम कहेंगे ब्लैक पर्वत का उदाहरण है या भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो दूसरे प्रकार की पर्वत हो गए बच्चों। चलिए आइए हम बात करेंगे तीसरे तीसरे प्रकार के पर्वत के बारे में। और इसका नाम है ज्वालामुखी पर्वत। बहुत महत्वपूर्ण बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन्स। देखिए ज्वालामुखी पर्वत, तो क्या ज्वालामुखी से भी पर्वत बनते हैं? बिल्कुल बच्चों। ज्वालामुखी तो आप समझते हैं, पृथ्वी के नीचे से आग निकलता है, लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, वो
और एक चीज़ जान लें कि जब ये मैग्मा पृथ्वी के नीचे जब रहता है तो इसको हम मैग्मा बोलते हैं। जैसे ही पृथ्वी की धरातल के ऊपर आता है इसको हम लावा बोलते हैं। इसी का नाम है बच्चों लावा और मैग्मा। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैग्मा क्या है, लावा क्या है। तो पृथ्वी के नीचे जो आग होता है जो बाहर निकलता है, तो अब जब तक पृथ्वी के नीचे हो मैग्मा है, जैसे ही पृथ्वी के ऊपर आया बच्चों वो क्या हो गया, लावा हो गया। और ये आता है तो क्या करते हैं कि ऊपर आकर के जो है धरातल पर निकलने के बाद, देखिए ये छिद्र होता है, मान लीजिए पृथ्वी है तो छिद्र हो, ऊपर निकलने के बाद क्या होता है, ये जो है इस टाइप से शंकु के आकार का ये पृथ्वी पर ये जमने लगता है। चूंकि लावा बहुत ज़्यादा निकलता है तो इस प्रकार से शंकु आकार में जमने लगता है। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। बाद में ठंडा हो जाता है, बाद में ठंडा हो जाता है और चूंकि जम जाता है, ढेर बन जाता है, और इसी को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ज्वालामुखी भूपर पट्टी पे एक मुख्य या खुला द्वार होता है बच्चों, वही जहाँ से आग निकलता है वो द्वार होता है, मुख होता है, इसलिए ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वाला का मुख होता है, आग का मुख होता है जहाँ से निकलता है। इसी रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है ना बच्चों। और कह सकते हैं कि इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बन जाती है, जो भी हमने आपको बताया, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत देखिए कौन कौन से हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझिए। देखिए कौन कौन से प्रमुख जो है विश्व के ज्वालामुखी पर्वत, देखिए ध्यान से बच्चों इसको देखिए। तो ये मौना लोवा बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। पहला क्या है आप देखिए इसको, मौना लोवा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है बच्चों, ये मौना लोवा। और ये मौना लोवा जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ है बच्चों, तो अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हवाई द्वीप में स्थित है मौना लोवा। यह जो है ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखिए। चिम्बोराजो, चिम्बोराजो ये कहाँ पे है बच्चों, इक्वाडोर। चिम्बोराजो ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है, इक्वाडोर में है बच्चों। कराकाटाओ, कराकाटाओ ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है, इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा सब। विसुवियस, विसुवियस कहाँ पे है बच्चों, तो ये इटली में है। किलिमंजारो, सारे महत्वपूर्ण पर्वत हैं बच्चों ये ज्वालामुखी के। किलिमंजारो कहाँ है बच्चों, अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। तो आप कहेंगे कि सब दूसरे ही देश में, अपने भी देश में कुछ एक आध ज्वालामुखी पर्वत हैं, बिल्कुल हैं बच्चों। तो ये कहाँ पे हैं, देखिए एक नारकुंडम ज्वालामुखी पर्वत है, नारकुंडम, और एक बैरन है, बैरन इसमें कट गया है, नहीं आया है। तो नारकुंडम और बैरन, ये दो ज्वालामुखी जो है वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं बच्चों। नारकुंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद बैरन एक है, बैरन द्वीप पे ही पाया जाता है, तो उसी को बैरन द्वीप के नाम से हम बैरन ज्वालामुखी भी कह सकते हैं, ज्वालामुखी पर्वत भी कह सकते हैं। तो बैरन द्वीप में स्थित है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारत का द्वीप है ना, तो भारत में है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आइए हम पठार पे। तो 3 प्रकार के पर्वत आपने पढ़ा बच्चों, पर्वत 3 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा है ना। ये तीनों प्रकार के पर्वत को अच्छे से आप कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये तीनों प्रकार के पर्वत आप अच्छे से इसको जो है कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं पठार। देखिए पठार क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये पठार। अब देखिए बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा अच्छे से इसको ध्यान से समझिएगा कि पठार होता क्या है, प्लेट्यू होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए थोड़ा सा एक चीज मैं बताऊं आपको। मान लो एक बाल्टी आप ले लो, एक बाल्टी में पानी भर लो आप, इसमें कुछ बड़े कंकड़ डालो, कंकड़ पत्थर के टुकड़े कुछ बड़े डाल लो, उससे कुछ छोटे डाल लो, कुछ बालू डाल लो, मिट्टी डाल लो, ये सब डाल के पूरा जो है एक में घोल लो आप, चला दो उसको। घोलने के बाद कोई फर्श हो, थोड़ा सा ढाल टाइप का जहाँ पे फर्श हो, उसी पे आप गिरा दो। गिराने के बाद क्या होगा बच्चों, तो पानी तो बह जाएगा आगे, जो मिट्टी होगा दूर तक बह के जाएगा, छोटे कंकड़ पत्थर होंगे जो है उसके पहले रुक जाएंगे, और जो बड़े कंकड़ पत्थर होंगे बच्चों वो सबसे पहले रुक जाएंगे, वो ज़्यादा दूर बह के नहीं जा पाएंगे।
तो ऐसे ही धरातल पे इन सब चीज़ों का बच्चों निर्माण हुआ है। पानी के बहते 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 जहाँ पे मिट्टी जम गया है वो प्लेन हो गए, और जो बड़े पत्थर पहले रुक गए बच्चों वो पर्वत हो गए, और जो छोटे कंकड़ पत्थर थोड़ा दूर तक गए हैं वही क्या है, पठार हैं, है ना बच्चों, वही पठार हैं। इसका मतलब पठार क्या है, तो छोटे कंकड़ पत्थर युक्त भूमि जो है, अनुपजाऊ प्रकार की भूमि, ज़्यादा इसमें उपजाऊ नहीं, तो क्योंकि कंकड़ पत्थर ये सब ज़्यादा होते हैं, है ना। तो मैदान में बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल मिट्टी होता है, और पठार में क्या होता है बच्चों, मैदान के साथ साथ मिट्टी के साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी, उबड़ खाबड़ जमीन, इनको हम पठार बोलते हैं। और पर्वत क्या होते हैं, जो बड़े कंकड़ पत्थर अर्थात बड़े जो हैं उनको क्या कहेंगे, वो हम पर्वत कहेंगे। तो ऐसे ही धरातल पे इनका बच्चों निर्माण हुआ है। आइए देखते हैं थोड़ा पठार के बारे में, एक सेकंड। ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम देखें ये पठार क्या होते हैं। तो देखिए ये आपका है पठार, देखिए ये कंकड़ पत्थर वाली भूमि देख रहे हैं आप बच्चों, तो इसी को हम कहेंगे पठार। देखिए यही पठार है, ठीक है बच्चों। ये देखिए, देख रहे हैं कंकड़ पत्थर, ऊंचा खाला जमीन जो है, कहीं नीचे कहीं ज़्यादा, तो समतल भूमि नहीं है, इस पे खेती करना कितना कठिन होगा। तो इस पे खेती के योग्य ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों, लेकिन इसमें खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। खनिज जो है सबसे ज़्यादा पठारों में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। खनिज जो है सबसे ज़्यादा पठारों में पाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पठार। तो आइए देखते हैं हम पठार के बारे में क्या होता है। तो देखिए ये हो गए आपके पठार। तो कह सकते हैं कि पठार कंकड़ पत्थर युक्त जो होती है वो भूमि होती है, ये अनुपजाऊ प्रकार की होती है, लेकिन इसमें खनिज जो है बच्चों ये पाए जाते हैं पठारों में, ठीक है। चलिए, तो कह सकते हैं पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ऊंचे भी होते हैं और चौरस भी होते हैं, अभी हमने आपको दिखाया है ना। तो इनको पठार कहते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं और इनके शिखर सामान्यतः समतल और सपाट होते हैं। पर्वत के क्या होते हैं बच्चों, पर्वत जो है इस टाइप से उठे हुए शिखर होते हैं, लेकिन पठारों क्या है, इनके शिखर जो है समतल होते हैं, उस पर रह सकते हैं और तमाम खेती वगैरह या भी जो कुछ भी करना हो, खान खुदान ये सब जो है किया जा सकता है इस पर। तो बिल्कुल ऐसे जो है उठे हुए जो है इनके पर्वत नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। शिखर तो समतल और सपाट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये पठारों के होते हैं। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है पठार है। सबसे ज़्यादा पठारों की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। और भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार है बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत का पठारी भाग है, कहते हैं प्रायद्वीप का पठार। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे मैकाल का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी पठार में। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग कैसा है, पठार है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब प्रायद्वीपीय भाग है कहाँ भारत का, तो प्रायद्वीप किसे कहेंगे बच्चों, तो स्थल का वह रूप जो तीन ओर जल से घिरा हो। जैसे आप देखते हैं भारत के लिए, तो ये मान लीजिए गुजरात हो गया, और इस तरीके से देखिए भारत का मैप है ना बच्चों। तो इधर क्या हो गया, इधर हमारा हो गया, ये कहते हैं बंगाल की खाड़ी, इधर क्या हो गया बच्चों, ये अरब सागर हो गया, और नीचे क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया। ये देखे हैं मैप में आप, तो तीन ओर देखिए जल है ना। इधर क्या है बच्चों, तो ये क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, इधर अरब सागर। तो तीन ओर जल से घिरे होने के कारण जो दक्षिणी भारत है भारत हमारा, वो नीचे ये सब क्या है बच्चों, इसे ही हम कहेंगे प्रायद्वीप। जो तीन ओर जल से घिरा हो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रायद्वीप। और प्रायद्वीपीय भाग हमारा जो है हमारे देश का, भारत का, ये पठारी भाग है, ये सब पठारी भाग है बच्चों, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लोग पठार में पढ़ेंगे आगे, मैप के माध्यम से आपको सब दिखाएंगे हम। चलिए, तो और देखिए विश्व के प्रमुख पठार, और देखिए तो भारत की बात होगी, और विश्व के प्रमुख कौन कौन से पठार हैं, तो हम कह सकते हैं कि विश्व में और बहुत सारे पठार हैं। जैसे आप देखें साइबेरिया का पठार, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है बच्चों, साइबेरिया का पठार कहाँ है, तो ये रूस में है। साइबेरिया का पठार कहाँ है बच्चों, रूस में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ब्राज़ील का पठार कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, ब्राज़ील में ही। ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। कोलंबिया का पठार कहाँ है बच्चों, उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा।
ब्राज़ील का पठार दक्षिणी अमेरिका में और कोलंबिया का पठार उत्तरी अमेरिका में। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें जो है आप जो है कर लीजिएगा, समझ जाए कि इसको। तो ये और बात करें हम एक और कनाडा शील्ड, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। कनाडा का पठार जो है इसको कनाडा शील्ड के नाम से जानते हैं और ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम बात करें मैदानों की। तो पर्वत हो गए, पठार हो गए, और तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो मैदान है बच्चों। आइए हम देखते हैं मैदान। तो ये देखिए मैदान किसे कहते हैं, तो भूपटल पर समतल स्थल रूपों को मैदान कहते हैं, सभी लोग जानते हैं भाई। जो प्लेन है, प्लेन्स हैं, समतल हैं, इन्हें ये मैदान कहेंगे, है ना। तो भूपटल पर समतल स्थल रूपों को मैदान कहते हैं और इनका ढाल मंद होता है, बहुत ऊंचा नीचा इस टाइप से नहीं होता बच्चों, प्लेन होते हैं। तो ज़्यादा ढाल वगैरह इसमें मैदानों पर नहीं पाए जाते। जैसे उत्तर का विशाल मैदान नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभी हम पढ़ेंगे, अभी विभाजन में पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पे पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। तो हमारे देश का उत्तरी भारत है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, गुजरात, ये बिहार, कुछ झारखंड को लेकर के कुछ भाग जो है उत्तराखंड, और कुछ इधर पंजाब हरियाणा का लेकर के, इसको हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। और यह बच्चों पूरे विश्व में जो है एक प्रमुख मैदानों में गिना जाता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अन्न उत्पादन जो है इन्हीं मैदानों पर होता है, उत्तर के विशाल मैदान पे, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब मिला करके, पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, इसको मिला करके सब बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना नदियाँ बहती हैं, और भी अनेकों प्रकार की नदियाँ बहती हैं। बहुत उपजाऊ मैदान है ये, बहुत ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन यहाँ पे होता है, इसलिए उत्तर का विशाल मैदान पूरे विश्व में जो है एक प्रमुख मैदान के रूप में गिना जाता है। इसके अलावा और भी विश्व के प्रमुख मैदान हैं, जैसे देखें बच्चों, यूरोप का मैदान कहाँ है, यूरोप में है। यूरोप का मैदान बच्चों यूरोप में है। इसके अलावा और हम बात करें तो कहें साइबेरिया का मैदान कहाँ है बच्चों, तो साइबेरिया भी पठार भी आपने पढ़ा है, साइबेरिया का पठार भी पढ़ा है आपने, कहाँ पे, रूस में। तो साइबेरिया का मैदान भी कहाँ है बच्चों, रूस में। हुआंगहो का मैदान, ये चीन में है बच्चों। हुआंगहो नदी है जो चीन में बहती है, हुआंगहो नदी चीन में बहती है और एक मैदान का निर्माण करती है, इसको हुआंगहो का मैदान कहते हैं, जो चीन में है। उत्तरी अमेरिका का मैदान, तो निश्चित है उत्तरी अमेरिका में ही होगी, हैं। और मध्य एशिया का मैदान, एशिया जिसमें भारत भी आता है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ये सब मिलाकर के एशिया कहा जाता है, रूस भी एशिया में आता है। तो मध्य एशिया का जो मैदान है वह भी गिना जाता है और ये एशिया महाद्वीप में है। तो इतनी बातें बच्चों मैदान के बारे में, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं और बाकी चीज़ें जो है अगले वीडियो में हम करेंगे। इसको अच्छे से बच्चों अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और बाकी इसकी जो और भी किताबों में जो तमाम प्रकार के प्रश्न हैं ये सब मैं कराऊंगा आपको, उसको भी समझाऊंगा, लेकिन इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी पे हम एंड कर रहे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।